वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो गाइस ये अपन सीएफआर सब्जेक्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 3rd नंबर का है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। जब हम लोग कैश का कोई भी इनफ्लो, मतलब हमारे बिजनेस में अगर कैश आता है, ठीक है, उसका कोई भी इनफ्लो होता है तो उसे हम कहते हैं कैश इनफ्लो। और जब भी हमारे से पैसे बाहर जाते, कोई भी पैसे बाहर जाते तो उसको कहते हैं कैश आउट फ्लो। आप ऐसे भी समझ सकते हो, इन मतलब अंदर आता है, आउट मतलब बाहर जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं थोड़ा सा। हम लोग का मेन काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि हम इसका मूवमेंट को, जो ये मूव करता है, उस मूवमेंट को हम, जो इसका मूवमेंट है उसको हम क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। ये हमारा मकसद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, कैश इन हैंड लोगे आप, कैश एट बैंक लोगे, कैश इन कैश इक्विवेलेंस मतलब जो कैश के बराबर होता है। ऐसे लिक्विड असेट जो कि कैश के इक्वल होते हैं, उनके बराबर होते हैं, उनको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो सबको लेना है। उसके बाद आपको एक रिलेशनशिप बिठाना है प्रॉफिटेबिलिटी और नेट कैश फ्लो के ऊपर। नेट कैश फ्लो का क्या मतलब होता है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इसको नेट बोलते हैं। ठीक है, और यूजफुल बढ़ाते हैं अपन एंटरप्राइज के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट करे कैश, ताकि वो फ्यूचर अपनी नीड्स फुलफिल कर पाए। क्लियर हुआ यहाँ तक? इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया? हम लोग एएस में अच्छे से मूवमेंट ऑफ कैश को प्रेजेंट कर पाए, यही हमारा काम है। ठीक है, चलो फर्दर चलते हैं। स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, तो ये अप्लाई होता है तो उसका कितना स्कोप है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये मैंडेटरी है हर इंटरप्राइज के लिए, हर किसी को ये बनाना मैंडेटरी है एक्सेप्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अगर आपकी मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइज है तो जरूरत नहीं है, रहने दो, छोटू हो भी आप लोग। ठीक है, अगर आप लेवल 2 या 3 की एंट्रीज हो, जैसे कि आप अभी लेवल 1 में एंटर भी नहीं किए हो, या फिर आपका टर्नओवर 40 लाख से भी कम है बट 50 करोड़ से ज्यादा है, आपकी बोरोइंग्स 1 करोड़ से भी कम है बट 10 लाख करोड़ से ज्यादा है, और अगर आप लेवल 3 के हो, मतलब लेवल 1 और लेवल 2 के एंट्रीज नहीं है आपके में, या फिर आप स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हो, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो अगर आप ये हो तो उस केस में अगर आपके कोई भी शेयर लिस्ट नहीं हुए हैं, आप कभी, आप कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो, आप कोई फाइनेंस कंपनी नहीं हो, आप कोई बैंक नहीं हो, अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और आप होल्डिंग सब्सिडरी भी नहीं हो, तो उस केस पे आप लोग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटी, कितने टाइप की एक्टिविटी होती है बचपन से पढ़ते आ रहे अपन। ऑपरेटिंग, फाइनेंस, है ना, इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमारे में ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो का मतलब अच्छे से समझो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इंडिकेटर ऑफ कैश फ्लो टू मेंटेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये लिखना रहेगा आपको इसके अंदर। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटी जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन चल रहा है। अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी लोन लेते हो जिसकी वजह से ही आपकी मशीनरी चल रही है, मतलब मैम, मतलब देखो आपका एक मशीन है, मशीन ए, और ये मशीन ए जो है वो तभी चलेगी जब आप लोन लोगे, क्योंकि इसको ऐसे रॉ मटेरियल की जरूरत है या फिर इसको कोई सब पार्ट की जरूरत है, तो अपन को लोन लेके ही वो सब खरीद सकते हैं। ठीक है, तो और इसी से हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी चलता है। ठीक है, तो इस केस में जो लोन रहेगा वो हमारा ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर आप लोगे तो वो ऑपरेटिंग में ही आएगा, ना कि इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में। और कैश फ्लो अगर आप जनरेट करते हो कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से,
जिससे आप रीपे करते हो लोन, डिविडेंड बांटते हो और डे टू डे ऑपरेशन करते हो, तो वो आइटम भी अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। कुछ बहुत फेमस एग्जांपल्स है जो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, हम कोई भी गुड्स या सर्विस सोल्ड कर रहे हैं, हम कोई कैश पेमेंट कर रहे हैं अपने सप्लायर को, हम कोई पैसे रिसीव कर रहे हैं हमारे कस्टमर से, या हम कोई रिसीव कर रहे हैं रॉयल्टी फी या कमीशन। तो ये सारी चीज हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आती है, ठीक है, क्योंकि ये अपने मेन ऑपरेशन से रिलेटेड रहता है, जिसकी वजह से ही बिजनेस चल रहा है। दैट इज द रीजन इसका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टाइप ऑफ एक्टिविटी में सेकंड पढ़ेंगे हम इन्वेस्टिंग, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब काइंड ऑफ सेव करते हैं। कोई चीज को सेव करोगे तब तो इन्वेस्ट करोगे ना। वहां पर हम क्या किए, मैन्युफैक्चर किए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तब जाके इन्वेस्ट करेंगे उसको। इसका की इंडिकेटर क्या रहेगा कि हमको रिसोर्सेज को एक्वायर करना है वहां से जहां से वो जनरेट करते रेवेन्यू, मतलब वो अपन कैश काउ को पकड़ेंगे, मतलब जो हमको कैश बना के देगी वैसा रेवेन्यू लेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम सेल एंड और परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स, जो भी लॉन्ग टर्म असेट्स है उनको सेल करते अगर परचेज करते, जैसे कि आपने अपनी कोई मशीनरी, अपनी कोई बिल्डिंग, ये सारी चीजों को सेल किया तो उससे आपको क्या मिलेगी, तो लॉन्ग टर्म नेचर का था ना, कई साल से आपके पास थी, आज उसको आप सेल कर दिए, इससे जो भी पैसा आपको मिल रहा है ये सब कुछ आपका इन्वेस्टिंग होगा, ठीक। अगर मैं कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किया, फॉर एग्जांपल आपकी एक बैंक में एफडी थी, आपने वो एफडी 5 साल की बनवाई थी, तोड़ी, ये तो लॉन्ग टर्म थी, आपने तोड़ दी, तो आपको पैसे रिसीव हुए तो वो लॉन्ग टर्म हुई। और ऐसे भी कह सकते कि आपने एफडी के लिए पैसे, एफडी बनवाई, तो जब आप बनवाओगे तब भी वो लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कैश रिसीव और आपको डिविडेंड, कोई कंपनी के आपने शेयर खरीद के रखा है, समझ लो आप रिलायंस के शेयर खरीद के रखे हो, तो जो रिलायंस कंपनी है वो जब भी डिविडेंड देगी तो वो आपकी इनकम होगी, तो ये इनकम आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी। क्लियर? कुछ अच्छे एग्जाम्पल बुक में दिए वो देखते हैं अपन। फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट्स को सेल करना, हमारे एग्जाम्पल जैसे ये था। एक्वायर करना कोई फिक्स्ड एसेट, मतलब खरीदना और बेचना दोनों लेते ना, तो खरीदना या बेचना। या फिर कैश पेमेंट टू एक्वायर द जॉइंट वेंचर और एसोसिएट और सब्सिडरी, ठीक है। हमने जॉइंट वेंचर किया तो उसमें पैसे लगते हैं ना, एसोसिएट बनाया या सब्सिडरी बनाया, तो उसमें अगर पे कर रहे हो आप पैसे, तो उस केस में वो सब इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में आएगी। देन नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ कैश इन वेरियस कैटेगरीज। बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उसमें हम कैसे रिपोर्ट करते हैं, मतलब कैसे बताते हैं। तो हमारी टाइप ऑफ एक्टिविटी हमने पढ़ा है, तो उसमें आप मेथड देख लेते हैं। पहला मेथड है कि हम सीधा बताएंगे, डायरेक्टली बता देंगे। घुमा के बताएंगे मतलब इनडायरेक्ट मेथड। कान को आप या तो सीधा पकड़ लो या तो घुमा के पकड़ लो, तो फर्स्ट वाले में सीधा पकड़ रहा है, सेकंड वाले में घुमा के पकड़ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड होते हैं। अपन पहले ये वाला रिश्ता पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ना। चलो, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, हमको कोई भी कैश रिसीव होगा कस्टमर से तो उसको लिखोगे आप, पेमेंट करोगे सप्लायर से, मतलब ये कुल मिला के ऑपरेटिंग चल रहा है अभी, ठीक है। फिर आप क्या किए, सप्लायर को पैसे दिए, कोई अदर इनकम आपको रिसीव हो गई, आपके कोई खर्चे हो गए ऑपरेटिंग के, आपको कोई पैसे रिसीव हो गए ट्रेडिंग पर्पज से, आपने कोई डेरिवेटिव किया था उसमें, तो ये सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गई। अब उसमें से आपको टैक्स माइनस करना रहेगा, और अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई आइटम से पैसे मिले, क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, या फिर देख के पता चल जाएगा, तो उस केस में अगर आपको पता चल जाता है तो उसको लेस करोगे या ऐड भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि वो आपको रिसीव हो रहा है या आप पे कर रहे हो, ठीक है। देन आपका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आपको प्रॉफिट लिखना रहेगा, जिसमें आप पहले से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का जो भी रहेगा और टैक्सेस जो रहेगा उसको इंक्लूड नहीं किए रहोगे, ठीक है। फिर उसमें आपको ऐड करना रहेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए हमको उसको ऐड करना रहता है, क्योंकि हम तो कैश फ्लो बना रहे हैं, इसमें तो सिर्फ कैश के मूवमेंट रहेंगे ना, तो नॉन कैश वाले आइटम को हम ऐड कर देंगे। अगर आपको कोई भी फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस होता है तो उसका इफेक्ट लेंगे।
देन आपको अगर कोई डिविडेंड इनकम हो रही जो कि आपकी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो हम लोग उसका भी इफेक्ट ले लेंगे। और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस। ठीक है, इसके बाद हम लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। हमेशा मैं सजेस्ट करूंगी कि ये वाला मेथड से क्वेश्चन बनाओ तो ज्यादा बेटर है, इजी भी है। बट ठीक है, एग्जाम में अगर नेट प्रॉफिट दे देगा तो आपको इधर से ही बनाना पड़ेगा कंपल्सरीली। ठीक है, तो ये भी सीख के रहो। ठीक है, अगर बुक में क्वेश्चन होगा तो वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल ऑल्सो। ठीक, चलो अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल लेंगे अपन। तो उसमें अगर कोई भी डिक्रीज होता है, मतलब कोई भी आपकी कम हो रही है करंट लाइबिलिटी, या फिर आपकी इंक्रीज हो रही करंट असेट, तो कॉमन सेंस लगाओ। करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसे लोगों को हमको पे करना था, वो कम हो गई, मतलब क्या हुआ, आपने पक्का पैसे दिए होंगे तभी वो कम हुआ है। अगर आपने पैसे दिए हैं मतलब पैसे कम हुए हैं, मतलब ये माइनस हो जाएगा। करंट एसेट बढ़ना, आपके पास आज एक मशीन थी, कल आप बोल रहे हो मेरे को 2 मशीन चाहिए, आपके पास 2 मशीन हुई, मतलब एक और मशीन आई, मतलब पैसे खर्च होंगे ना, तब तो आप मशीन खरीदोगे, नहीं तो कैसे मशीन खरीदोगे। तो पैसे खर्च हुए, पैसे चले गए, मतलब ये भी माइनस होगा। ऐसे सोचना है। जब मैं छोटी थी ना तो मैं याद करती थी, बट आपको याद नहीं करना है, समझना है। करंट लायबिलिटी बढ़ गई मतलब आपके उधारी बढ़ गए, तो ये ऐड हो जाएगा। करंट एसेट्स क्या हुए, कम हो गए, मतलब आपने कोई मशीन को बेच दिया। अगर मशीन को बेचोगे तो आएगा पैसा, पैसा आएगा तो वो क्या होगा, ऐड। ठीक है, तो ऐसे वर्किंग कैपिटल निकाल लो। उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी इनकम टैक्सेस को माइनस कर दोगे और कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो उसका इफेक्ट ले लेना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते चलो। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके अलग से हमको इफेक्ट लेने पड़ते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल आइटम हो गया, इंटरेस्ट डिविडेंड हो गया, टैक्सेस हो गए, या फिर फॉरेन की कोई करेंसी का कैश फ्लो होगा। तो ये चारों चीज का हमको ट्रीटमेंट अलग करना पड़ता है, याद कर लो इस बात को। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को कैसे करोगे, हो सकता है कि वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो, जैसे कि डेप्रिसिएशन। ठीक है, हो सकता है वो एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी एंड एसोसिएट के टाइम पे हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करोगे सब्सिडी में तब हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको इस टाइप से ट्रीटमेंट करना पड़ता है हमको। बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा की तरह डिस्क्लोजर, क्या क्या डिस्क्लोजर दोगे, आप बताओगे मेरे पास, मेरे गले में इतना कैश है, आज मेरे पास इतना कैश है, ये बताओगे। आपको बताना कि मैनेजमेंट के लिए आपने कितने कैश रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं, मैनेजमेंट के हिसाब से आपको कितने कैश रखने हैं। फिर आप बताओगे ऐसी कौन कौन सी बोरोइंग फैसिलिटी आपने अनड्रॉ किया हुआ है ताकि फ्यूचर में क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी चलती रहे। एडिशनल कैश फ्लो क्या है आपको, जिससे आप यूज कर सको अपनी ऑपरेटिंग कैपेसिटी को। और कैश ड्यू टू चेंज ऑफ पॉलिसी टू डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ कैश। ठीक है, तो चेंज इन कैश जो रहेगा ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी, पॉलिसी के बदलने की वजह से अगर आपकी पॉकेट में कुछ पैसे कम ज्यादा होते तो आपको वो भी बताना है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। इस हैंड रिटन नोट्स के लिए तो हमको यहीं से विदाई लेनी है। अब हम लोग स्टडी मैट में जंप करते हैं, चलो। ठीक है गाइस, तो चलो स्टडी मैट्स अपन एक बार देख लेते हैं। तो पेज नंबर 10 में आ जाओ सब लोग। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये किससे डील करता है, ये प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन से करता है, जिसमें हम बताते हैं उनको कि हमारे इंटरप्राइज में कितना कैश फ्लो इनकमिंग मतलब इनफ्लो हुआ है और कितना बाहर गया इन द सेंस आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, तो कैश कम प्राइस किससे किससे होता है, कैश इन हैंड से, डिमांड डिपॉजिट से, बैंक में पैसे रखे वो सबसे। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं, वो हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं, मतलब अगर आप आज रखोगे ले जाके तो आपको तुरंत कैश मिलेगा, तुरंत 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 एकदम, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई लिक्विड एसेट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, तो वो सब इंक्लूड होता है इसमें। कैश फ्लो का क्या मतलब होता है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, जिससे हम लोग का जो प्रोडक्शन, मेन प्रोडक्शन और रिवेन्यू एक्टिविटी से जो पैसे कमाते हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं, मतलब जो हमारा मेन बिजनेस रहता है उससे हम लोग पैसे कमाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग समझ लो हमारा कोई क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है, तो अगर क्लोथ सेल करके हम पैसे कमा रहे हैं तो फिर वो हमारा ऑपरेटिंग हुआ। बट अगर हमने कोई मशीन बेची, हमने कोई असेट सेल किया और हमको पैसे मिले, कोई सिक्योरिटी बेची, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट के टाइम पे अगर लॉन्ग टर्म नेचर का रहेगा वो,
तब हमको वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैटेगराइज होगा वो, ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल मतलब जो प्रेफरेंस और इक्विटी होता है उसमें अगर कोई भी चेंज आता है तभी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी अफेक्ट करता है, या फिर अगर लोन वगैरह अगर आप लेते हो तो इन दो केस में ही हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो रहता है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, दो मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, ठीक है। हमको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने बोल रहे हैं, बहुत बधाइयां आपको। देखो सबसे पहले क्या क्या ऐड करोगे आप, ये सबको ऐड करते जाओ। रिसीव टू है, पे किया तो उसको माइनस करो, इसको ऐड करो। जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी, इन्होंने तो निकाल के ही दे दिया, माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। फिर इनकम टैक्स पेड जो है तो माइनस करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। उसमें से आप डिजास्टर मतलब ये आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस हो गए ना, तो इसको आप क्या करोगे, प्रोसीड्स लिखा है मतलब रिसीव हो रहा है आपको, इनकम हुआ है आपका, तो इसको ऐड कर दोगे तो टोटल इनकम आपकी आ गई। किस सारी डायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड से क्या होगा, प्रॉफिट लेंगे अपन, फिर एडजस्टमेंट करते हैं। हम लोग अभी हम अपने नोट से बहुत अच्छे से डिस्कस किए, मैं स्किप कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं एक बार, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 1 देखते चलो। ओरिएंटेड बैंक जो है वो क्या कर रहा है, ग्रॉस रिसीट्स की 4500 करोड़ की, और उसका डिमांड डिपॉजिट भी 4000 करोड़ का। तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई। अब आप बोलोगे मैम ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा ना, क्योंकि ये तो कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है, तो डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहा है और कस्टमर से विड्रॉ किया है। गाइस मैंने क्या बोला था, मेन एक्टिविटी जो होती है वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और एक बैंक की मेन एक्टिविटी डिमांड डिपॉजिट, लोन देना, लोन लेना, डिपॉजिट लेना ही होता है। तो दैट इज द रीजन ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, क्योंकि बैंक का मेन काम तो यही होता है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इस केस में ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। बट फॉर एग्जाम्पल थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहाँ पर लिखे रहता मिस कोई कंपनी है एम एम पी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। पी लिमिटेड कंपनी अगर इन द सेंस, तो उस केस में आप क्या करते, तो मैम उस केस में नहीं, हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता। वेरी गुड, ठीक है। बट बैंक था, सो ये ऑपरेटिंग में आया। सो गाइज इसी के साथ हमारा ये वाला कैश भी एएसबी कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और
मुझे